from MLP International School, Rajpura. So students, let's start our science classes with the class 4th. In class 4, chapter 7, safety and first aid. Today we will do question answer of this chapter. Okay, so let's start. Our first question is why it is important to follow safety rules. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा. सो आवर आंसर इज बिकॉज वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. हम अपने आप को एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं, दुर्घटना से बचा सकते हैं बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. किसका फॉलो करके, किसको फॉलो करके, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. स्टूडेंट्स, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन वी बी सेफ इन द किचन. हम किचन में सेफ कैसे रह सकते हैं, अपने रसोई घर में कैसे सेफ रह सकते हैं. आंसर इज बाय फॉलोइंग सेफ्टी इन द किचन. किचन में कुछ सेफ्टी का फॉलो करके, कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम किचन में भी सेफ रह सकते हैं. फर्स्ट इज नाइफ्स एंड अदर शार्प टूल्स शुड बी यूज केयरफुली. जो भी शार्प चीज़ें हैं, जो नुकीली चीज़ें होती है किचन में, जैसे नाइफ हो गया और दूसरी चीज़ें भी होती है जो शार्प होती है, उनका क्या करना चाहिए, उनसे सावधानी से रहना चाहिए. केयरफुली रह के हमें यूज़ करना चाहिए उनका. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट. और जो बच्चे होते हैं उनको शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, so first point is knife and other sharp tools should be used carefully. Children should not play with sharp objects. Okay, now students, we will do third question. What are some safety rules that should be followed in the playground. जब आप प्लेग्राउंड में जाते हो, खेल के मैदान में जाते हो खेलने के लिए, तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. आंसर फर्स्ट इज डू नॉट पुश ईच अदर. वहाँ पे जाके प्लेग्राउंड में आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए, उससे एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले रफ गेम्स. जो भी रफ गेम्स होते हैं उनको नहीं खेलना चाहिए, जो असभ्य गेम होते हैं. थर्ड इज वेट फॉर योर टर्न एट द राइड्स. और अपनी टर्न आने का, जो भी आप गेम खेल रहे हो उसमें राइड के लिए, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो अपनी राइड के लिए जब आपकी टर्न आएगी उसके लिए आपको वेट करना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट इज डू नॉट पुश ईच अदर, डू नॉट प्ले रफ गेम्स, वेट फॉर योर टर्न एट द राइड. ओके, now students, our fourth question is what is a first aid box. फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है एंड व्हाट डज ए वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन. और एक फर्स्ट एड, अच्छे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. और आंसर इज द फर्स्ट एड हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. जो घायल व्यक्ति होता है उसको फर्स्ट हेल्प जो हम उसकी करते हैं बिफोर द डॉक्टर अराइव. डॉक्टर के आने से पहले उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. ओके, और कौन कौन सी चीज़ें होती है फर्स्ट एड बॉक्स में. ए वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन स्प्लिंट. जो स्प्लिंट होती है जो फ्रैक्चर में यूज़ किए जाते हैं, सीजर्स, थर्मोमीटर, बैंडेज, कॉटन एटसेट्रा. सो स्टूडेंट्स, all questions of this chapter is today completed. So you will write in your fair notebook of science all questions. Okay, now we will read this chapter, insect bite or sting. Today our topic is insect bite or sting. इंसेक्ट बाइट कर लेता है और डंक मार देता है तो क्या करना चाहिए, अप्लाई कूल कंप्रेस. और क्या लगाना चाहिए, ठंडा सेक लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए. यूज ए क्लॉथ डैम्पन विद कोल्ड वाटर और फिल विद आइस. क्या, कैसा क्लॉथ यूज़ करना चाहिए, जो ठंडे पानी में भीगा हुआ हो और आइस भरी हो जिसमें. दिस हेल्प रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग. जो सूजन हो जाती है और दर्द होता है तो उसको ये रिड्यूस करता है, कम कर देता है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द वाउंड. जो घाव होता है उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन अप्लाई करना चाहिए. गेट विजिबल स्टिंग रिमूव बाय डॉक्टर. अगर डंक जो है, स्टिंग है, दिख रहा है
विजिबल है तो उसको डॉक्टर के द्वारा रिमूव करवा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए। नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग। अगर नोज से ब्लीडिंग होती है तो क्या करना चाहिए हमें? हैव द पर्सन सिट अप विद हिज और हेड टिल स्लाइटली फॉरवर्ड। इसको सीधे बैठा के क्या कर देना चाहिए? हेड को स्लाइटली टिल कर देना चाहिए, आगे की तरफ झुका देना चाहिए, फोरहेड कर देना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट लीन बैक, पीछे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। नोज का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको दबाना चाहिए जस्ट बिलो द बोनी पार्ट, जो बोन वाला जो पार्ट होता है उससे नीचे जो पार्ट होता है वो। फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट्स के लिए। गेट मेडिकल हेल्प, और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। जब बिजली का झटका लगता है तो क्या करना चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहाँ से बिजली आ रही है, उस सोर्स को ही ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कीप द पर्सन वार्म, और जो पर्सन है, इंसान है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उसको गर्म रखना चाहिए। गिव हिम और हर टू ड्रिंक समथिंग वार्म, उसको गर्म चीज़ें देनी चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प, और उसके बाद उसको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर। जब आपकी बोन ब्रोक हो जाए और फ्रैक्चर हो जाए आपके बॉडी के किसी भी बोन में तो क्या करना चाहिए? अप्लाई एन आइस पैक रैप इन क्लोथ। क्लोथ में आइस पैक बना के, कपड़े में आइस क्लोज करके उस पैक को अप्लाई करना चाहिए। डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट। जिस पार्ट में इंजरी हुई है उसको मूव नहीं करवाना चाहिए। प्रोवाइड सपोर्ट यूजिंग अ स्प्लिंट। स्प्लिंट का यूज़ करके सपोर्ट देना चाहिए अपने उस पार्ट को जहाँ पे आपको इंजरी हुई है, पिलो या फिर कुशन का यूज़ करके। ओके। गेट मेडिकल हेल्प, और उसके बाद मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर टू मेंटेन काम। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें याद रखना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और मिनिमाइज पैनिक, और जो घबराहट है, भागदौड़ है, उसको कम करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर लेटर फॉर फर्दर सजेशंस एंड एडवाइस, और बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में और उसका सजेशन लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स। A well stocked first aid box contain all the necessary things. फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, जो क्या प्रोवाइड करती है? फर्स्ट एड देती हैं। सम थिंग्स ए फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन आर। फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फर्स्ट एड मैनुअल। फर्स्ट एड का जो मैनुअल है, नियम है, वो क्या, वो मैनुअल होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड इज स्टेरिलाइज गोज पैड्स ऑफ डिफरेंट साइज, और जो स्टेरिलाइज गोज पैड्स होती हैं वो अलग अलग साइज की हमें चाहिए। जो कपड़े की पट्टी होती है वो। एडेसिव बैंडेज इन सेवरल साइज, और जो चेपदार जो जिसमें चिपक जाती हैं जो, वो वाली बैंडेज होनी चाहिए अलग अलग साइज़ की। और क्या होना चाहिए? स्प्लिंट होनी चाहिए, खपची होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, जो है शाही जो होती है एंटीसेप्टिक वो होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक ओनियमेंट्स होना चाहिए, जो मरहम होती है। ओके। ट्वीज़र्स होनी चाहिए, चिमटी, सीजर्स, थर्मोमीटर, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। एज एन एक्सीडेंट कैन अकर एनी वेयर। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है, बता के नहीं होता। ओके। ए फर्स्ट एड बॉक्स नीड टू बी केप्ट एट होम। फर्स्ट एड बॉक्स को आपको कहाँ रखने की ज़रूरत होती है? अपने घर पे, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल बस में और अदर प्लेसेस पे। ओके स्टूडेंट, सो आवर वर्ड मीन अपनी जो रीडिंग है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो गई है आज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 12. It is invention of medical science. Students, हमारे पास हमारे चैप्टर में मैचअप्स के एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें क्या गिवन है? कुछ इन्वेंशंस गिवन है हमारे पास कि कुछ खोज की गई है मेडिकल साइंस में, उनके बारे में हमें ये बताना है, उनको मैच करना है कि ये इन्वेंशन हमें किसने दी, किसने उस इन्वेंशन को किया है, उसके बारे में हमें मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 12. इट इज
Invention of medical science. Here is chapter 12, Inventions of medical science. Here some of the important inventions of medical science are given below. Match them with their inventors. Students, हमारे पास दो कॉलम गिवन है, कॉलम A एंड कॉलम B. कॉलम A में क्या गिवन है? इन्वेंशंस गिवन है, और कॉलम B में क्या दिया हुआ है? इन्वेंटर्स. ये जो हमारी इन्वेंशंस है कॉलम A में, ये खोज किसने की थी, ये हमें इन्वेंटर्स कौन है इस इन्वेंशन का कॉलम B से पहचानना है और इनको मैच करना है. इन्वेंशन विद इन्वेंटर्स. सो लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट जो इन्वेंशन है हमारी वो है आयुर्वेदा. AYURVEDA आयुर्वेदा. जो हमारी आयुर्वेदा है उसकी खोज किसने की थी? इट इज AATREYA अत्रिया. AATREYA अत्रिया. सो जो फर्स्ट नंबर है उसको किससे मैच करना है? के नंबर से मैच करना है. राइट हेयर नंबर 1 बिलो द के. अत्रिया. अत्रिया जो वर्ड है उसके पीछे आपको फर्स्ट 1 लिखना है. सेकंड इज पेंसिलिन. PENCILLIN पेंसिलिन. PENCILLIN पेंसिलिन. पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इट इज ही इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ALEXANDER अलेक्जेंडर. FLEMING फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो राइट हेयर 2 आफ्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. नंबर 2 को किससे मैच करना है? H से मैच करना है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. थर्ड इज DDT. DDT की खोज किसने की थी? हमें ये बताना है. ही इज पाउल मोलर. PAUL पाउल. MOOLER मोलर. पाउल मोलर. सो मैच नंबर 3 विद नंबर L. L के साथ हमें मैच करना है. सो राइट हेयर नंबर 3 पाउल मोलर के पीछे क्या लिखना है आपको? नंबर 3. फोर्थ जो हमारा है योगा. YOGA योगा. योगा की खोज किसने की थी ये बताना है. YOGA योगा. योगा की खोज हमारे पास पतंजलि. PATANJALI पतंजलि. PATANJALI पतंजलि. नंबर 4 जो योगा है उसको किससे मैच करना है? नंबर 4 से मैच, नंबर I से मैच करना है. एंड राइट हेयर नंबर 4 PATANJALI पतंजलि. फिफ्थ इज इंसुलिन. INSULIN इंसुलिन. INSULIN इंसुलिन. स्टूडेंट्स मैच इट विद D. D नंबर से मैच करना है. BETING बीटिंग एंड बीस्ट. बीटिंग एंड बीस्ट. BEST बीस्ट. बीटिंग एंड बीस्ट. नंबर 6 जो है RNA. RNA को हमें किससे मैच करना है? जेम्स वाटसन. JAMES जेम्स. WATSON वाटसन. एंड ARTHERERG अर्थरिग. जेम्स वाटसन एंड अर्थरिग. JAMES जेम्स. WATSON वाटसन एंड ARTHERERG अर्थरिग. स्टूडेंट्स मैच RNA विद जेम्स वाटसन एंड अर्थरिग. नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपनी नोटबुक वर्क करेंगे. सो राइट चैप्टर नंबर 12. यहाँ पर चैप्टर 12 लिखेंगे. चैप्टर 12. चैप्टर 12 का जो नेम है वो लिखेंगे इन्वेंशन. INVENTION इन्वेंशंस ऑफ मेडिकल. MEDICAL मेडिकल. SCIENCE मेडिकल साइंस. इन्वेंशंस ऑफ मेडिकल साइंस. स्टूडेंट्स उसके बाद आपको अपनी हेडिंग लिखनी है.
जो आपके चैप्टर्स में गिवन है। देन राइट कॉलम ए, COLUMN column A, and write here column B on next corner COLUMN column B. So students, यहाँ पे लिखना है आपको इन्वेंशन, INVENTIONS, इन्वेंशंस। एंड जो हमारा कॉलम बी है उसमें लिखना है आपको इन्वेंटर्स, INVENTORS, इन्वेंटर्स। नाउ स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। नंबर 1 से स्टार्ट करना है। इट इज आयुर्वेदा, AYURVEDA, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को किससे मैच करना है स्टूडेंट्स? जो हमारा आयुर्वेद इन्वेंशन, आयुर्वेद की इन्वेंशन किसने की थी? AATREYA, अतारिया, AATREYA, अतारिया, AATREYA, अतारिया। सेकंड इज, जो हमारी सेकंड इन्वेंशन है वो है पेंसिलिन, PENCILLIN, पेंसिलिन, PENICILLIN, पेंसिलिन। जो हमारी पेंसिलिन है वो किसने डिस्कवर की थी? इट इज ही इज ALEXANDER, अलेक्जेंडर, FLEMING, फ्लेमिंग। He is Alexander Fleming, ALEXANDER, Alexander, FLEMING, Fleming, Alexander Fleming. Third is DDT, जो DDT है उसकी इन्वेंशन किसने की थी? He is PAUL, पाउल, MOOLER, मोलर, पाउल मोलर, PAUL, पाउल, MOLLER, मोलर, पाउल मोलर। फोर्थ इज योगा, YOGA, योगा, YOGA, योगा। योगा जो हमारा है पतंजलि, PATANJALI, पतंजलि, PATANJALI, पतंजलि। नेक्स्ट इज इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारा किसने डिस्कवर किया था? BETING, बीटिंग एंड BEST, बेस्ट, बीटिंग एंड बेस्ट, BEST, बेस्ट। सिक्स्थ इज RNA, RNA किसने डिस्कवर किया ये बताना है हमें? जेम्स, ही इज JAMES, जेम्स। WATSON, जेम्स वॉटसन, एंड JAMES, जेम्स, WATSON, वॉटसन, एंड ARTHERERG, earthrig. Students, today we
discuss our chapter number 12, Invention of Medical Science. स्टूडेंट्स कॉलम ए है एंड कॉलम बी है, आपको मैचअप्स के रूप में करने हैं. सो स्टूडेंट्स टुडे वी डन आवर 6 मैचअप्स. स्टूडेंट्स आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीनली लिखना है, आपको सुंदर राइटिंग में करना है एंड लर्न देम ऑल्सो फिल इट इन योर बुक. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर 12, इन्वेंशन ऑफ मेडिकल साइंस. Good morning students. Today I will start your SST class online for class 4th. Dear students, आज जो हमारी क्लास 4th है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. हमारी एक्सरसाइज नंबर जो ए है इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कनेक्टेड स्टेट कैपिटल्स. क्या है जो स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये. ऑप्शन ए है रिवर्स, बी नेशनल हाईवेज, सी ब्रिज और डी कैनाल्स. तो बी हमारा जो नेशनल हाईवेज है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो स्टेट और कैपिटल्स को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रैक रोड. किसने जो हमारा जीटी रोड है उसको बनवाया था, ग्रैंड ट्रैक रोड को बनवाया था. ऑप्शन ए है अकबर, बी बीरबल, सी शेरशाह सूरी और डी जहांगीर. तो सी हमारा ऑप्शन शेरशाह सूरी इज करेक्ट ऑप्शन. तो ग्रैंड ट्रैक रोड को किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोनोरेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी. जो मोनोरेल्स हैं वो किस शहर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है. तो क्या आएगा, ऑप्शन ए है मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी दिल्ली. तो ए मुंबई इज ए करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन इंडिया. इनमें से क्या है जो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है. तो ऑप्शन ए क्या आएगा, औरंगाबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी मुंबई. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. जो इंडिया के अंदर महत्वपूर्ण जो पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो कहाँ पर है. फर्स्ट हमारा औरंगाबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी मुंबई. तो डी हमारा जो मुंबई है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मुंबई के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है. नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इनमें से क्या है जो फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का. तो ऑप्शन ए है रेलवे, बी वाटरवे, सी एयरवे, डी रोडवे. तो सी हमारा जो एयरवे है वो फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का. नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है. फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है, द रोड फ्रॉम डैश टू डैश इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड. यानी कि कौन सा रोड है जो कहाँ से कहाँ तक है जिसको हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड कहते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, मनाली टू लेह. द रोड फ्रॉम मनाली टू लेह इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड. मनाली से लेह तक का जो रोड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड है. क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पुराना एक हाईवे कौन सा है, ग्रैंड ट्रैक रोड. जीटी रोड भी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, वरना ये ग्रैंड ट्रैक रोड इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे इन इंडिया. इंडिया के अंदर सबसे पुराना जो हाईवे है वो कौन सा है, जीटी रोड. क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्लियर ट्रेन्स रन ऑन डैश. पुराने समय में जो ट्रेन्स है वो किससे रन करती थी, स्टीम से, भाप से, STEAM. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर सुपरफास्ट ट्रेन्स. कौन कौन सी ट्रेन्स हैं जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन्स हैं, सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं. तो फर्स्ट क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस और सेकंड राजधानी एक्सप्रेस, SHATABDI शताब्दी एक्सप्रेस, EXPRESS. और सेकंड क्या है, राजधानी एक्सप्रेस, RAJDHANI राजधानी एक्सप्रेस. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इंडिया देर आर डैश मेजर एंड डैश माइनर पोर्ट्स. इंडिया के अंदर कितने मेजर पोर्ट्स हैं और कितने माइनर पोर्ट्स हैं. तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 माइनर पोर्ट्स हैं.
क्वेश्चन नंबर 6 है एयरलाइंस आर ऑफ टू टाइप्स डैश एंड डैश। जो एयरलाइंस है वो दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। INTERNATIONAL इंटरनेशनल, डोमेस्टिक DOMESTIC इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है? ग्रैंड ट्रैंक रोड। जो जीटी रोड है उसको किससे मैच करेंगे? बी से, ओल्डेस्ट हाईवे। जीटी रोड जो है वो क्या है? ओल्डेस्ट हाईवे है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या है? कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स। जो नेशनल हाईवे है वो स्टेट और कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। थर्ड है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मीन्स, यानी कि सबसे सस्ता मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, ए से कनेक्ट, इस ए से मैच करेंगे। फोर्थ है रिवर ट्रांसपोर्ट। रिवर ट्रांसपोर्ट क्या है? बोट्स, BOATS। रिवर ट्रांसपोर्ट में क्या चलती है? बोट्स चलती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज A, B and C. Dear students, you also learn and write this exercise. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpur. Now we start our math online classes for class 4th. Dear student, previous class we have completed our exercise 4.6 question number 1st to 4th. Now we do our question number 5th, and our question number 5th is what must be added to 87,243 to get 1,75,321। क्वेश्चन में कहा है कि हम 87,243 में क्या ऐड करें कि हमें 1,75,321 प्राप्त हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज, हमारे क्वेश्चन में दिया था कि हम 87,243 में क्या प्लस करें, तो हमने इसमें x प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1,75,321। बेटा अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 243 की साइड चेंज करेंगे। इधर प्लस है तो साइड चेंज होगी तो माइनस। तो अब हमने माइनस करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम 1,75,321 में से 87,243 को माइनस करेंगे। 1 में से बेटा 3 माइनस नहीं होता, हम 2 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 1 लेफ्ट बचा, ये हो गया 11। 11 में से 3 माइनस किया 8। 1 में से 4 माइनस नहीं होता, हम 3 से कैरी लेंगे 2 और ये हो गया 11। 11 में से 4 माइनस किया 7। 2 में से 2 माइनस किया 0। 5 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो गया 15। 15 में से 7 माइनस किया 8। 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे 0 और ये हो गया 16। 16 में से 8 माइनस किया 8। तो बेटा हम 87,243 में कौन सा नंबर प्लस करेंगे? हम 88,078 प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,75,321। आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6 इज ए सीमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस 41,65,190 बैग ऑफ सीमेंट इन ए मंथ। एक महीने में एक फैक्ट्री है सीमेंट की जो बैग बनाती है 41,65,190। द प्रोडक्शन डिक्रीज इन द सक्सीडिंग मंथ, और जो प्रोडक्शन था सीमेंट का प्रोड्यूस करने का वो डिक्रीज मतलब घट जाता है अगले मंथ में। अगले मंथ में कितना घट जाता है? 3,28,075। और क्वेश्चन में पूछा हाउ मच वाज द प्रोडक्शन इन दैट मंथ, तो उस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सीमेंट प्रोडक्शन किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम आवर स्टेटमेंट इज ए फैक्ट्री प्रोड्यूस बैग ऑफ सीमेंट इन ए मंथ 41,65,190। प्रोडक्शन डिक्रीज इन नेक्स्ट मंथ, कितना डिक्रीज हुआ? 3,28,075। प्रोडक्शन इन दैट मंथ, तो प्रोडक्शन कितना रहेगा? तो हमें क्या करने की बेटा इनको माइनस। तो अब हम माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 माइनस नहीं होता, हम 9 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 8, 0 चेंज हो गया 10 में। 10 में से 5 माइनस किया 5। 8 में से 7 माइनस किया 1। 1 में से 0 माइनस किया 1। 5 में से 8 माइनस नहीं होता, हम 6 से कैरी लेंगे 4। ये चेंज हो गया 15 में। 15 में से 8 माइनस किया 7। 4 में से 2 माइनस किया 2। 1 में से 3 माइनस नहीं होता तो हम 4 से कैरी लेंगे, ये हो गया हमारे पास 11। 11 में से 3 माइनस किया 8 और ये 3 एज इट इज। तो बेटा कितना प्रोडक्शन हुआ था?
जिस मंथ डिक्रीजिंग हुआ था उस मंथ हमने कितनी सीमेंट के बैग बनाए थे, तो वो थे 38,27,115. I think you understand very well our question number 6 also. Now we do our question number 7 and our question number 7 is population दे रखी है सिटी ए और बी की. सिटी ए की पॉपुलेशन है 10,86,012 और पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी दे रखी है 8,82,937 और पूछा है इसमें से किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है. तो बेटा हमें इनमें माइनस करेंगे तभी पता चलेगा किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है. वैसे भी हम नॉर्मली देख रहे थे ये 10 लाख है और ये 8 लाख है. सिटी ए की पॉपुलेशन ज्यादा है पर कितनी ज्यादा है तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम इनको क्या करेंगे आपस में माइनस. अब हम इनको माइनस करेंगे. देखिए बेटा 2 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम लेंगे कैरी 12. यहां पर बच गया 0. 12 में से 7 माइनस किया 5. 0 में से देखो बेटा 0 में से 3 माइनस नहीं होता तो हम यहां से कैरी लेंगे 5. यहां पर 10. 10 में से कैरी देंगे तो यहां पर 9 और ये हो गया 10. 10 में से 3 माइनस किया 7. 9 में से 9 माइनस किया 0. 5 में से 2 माइनस किया 3. 8 में से 8 माइनस किया 0. 0 में से माइनस नहीं होता तो इससे कैरी लेंगे. यहाँ पर हो गया 10. 10 में से 8 माइनस किया 2 और ये 0 एज इट इज. तो बेटा कितना डिफरेंस है हमारे पास 2,03,075. तो सिटी पॉपुलेशन सिटी ए की कितनी ज्यादा है 2,03,075. Okay, now we do our question number 8. Our question number 8 is 8,62,174 person appeared in an all India examination. एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन एग्जाम हुआ जिसमें कैंडिडेट या कितने व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया 8,62,174 एंड 1,39,586 ऑफ देम पास. और उनमें जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें से कितने पास हुए 1,39,586. हाउ मैनी पर्सन फेल इन द एग्जामिनेशन. तो कितने एग्जाम में फेल हुए. तो बेटा टोटल हमारे पास ये है, पास ये हुए. तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने कैंडिडेट फेल हुए वो हमें मिल जाएंगे. सो अवर स्टेटमेंट इज टोटल पर्सन अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन. कितने कैंडिडेट ने पेपर दिया था 8,62,174 पास. उनमें से पास कितने हुए 1,39,586. अब फेल कितने हुए तो हम क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे बेटा माइनस. अब देखिए 4 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम यहां से कैरी लेंगे 6. ये हो गया 14. 14 में से 6 माइनस किया 8. 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो यहां से कैरी लेंगे 0 और ये 16. 16 में से 8 माइनस किया 8. 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो यहां से कैरी लेंगे 1 और ये 10. 10 में से 5 माइनस किया 5. यहां से 1 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम यहां से कैरी लेंगे 5 और ये हो गया हमारे पास 11. 11 में से 9 माइनस किया 2. 5 में से 3 माइनस किया 2. 8 में से 1 माइनस किया 7. तो देखो बेटा कितने स्टूडेंट थे जो फेल हुए 7,22,588. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8. Okay, thank you. Have a nice day. Hello students of 4th class, a very good morning to all of you. Students, in previous class we have done our first part of reading of our chapter name Dharma and Kapat. So students, now in this class we will start our second part of reading of 4th chapter and its word meaning. So students, let's start. Kapat said to the judge. कपट ने जज से कहा सर लेट अस गो टू द बैनियन ट्री. सर हम बैनियन ट्री के बरगद के पेड़ के पास जाते हैं. नियर इट इसके पास इज अ पीपल ट्री. एक पीपल का पेड़ है. द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट लिव्स इन इट. जिसमें क्या पीपल में सारे क्या होते हैं देवता वास करते हैं, देवी वास करती हैं रहती हैं. सी विल टेल अस ट्रूथ. सी विल टेल अस ट्रूथ. वो हमें क्या करेगी सच्चाई बताएगी. द जज एग्रीड. जज ने क्या किया मान लिया. मीनवाइल इस दौरान कपट टोल्ड हिज फादर टू हाइड इन द पीपल ट्री. कपट ने अपने फादर से कहा कि वो पीपल के पेड़ में छिप जाएं. एंड प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना. टू बी द गॉडेस. द ओल्ड मैन एग्रीड.
और उसने अपने फादर से कहा कि आप देवता होने का या भगवान होने का क्या करें, दिखावा करें। और वो ओल्ड मैन क्या हो गया, एग्री हो गया, इस बात से सहमत हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग टू जज हिज ऑफिसर्स। अगले सुबह जज और उनके ऑफिसर्स धर्म एंड कपट वेंट टू द फॉरेस्ट। धर्म और कपट उनके साथ कहाँ गए, जंगल में गए। कपट जॉइंट हिज हैंड्स। कपट ने दोनों हाथ जोड़ लिए। एंड बोर्ड, झुकना, झुक गया। इन फ्रंट ऑफ द पीपल ट्री एंड सेड, पीपल ट्री के सामने झुक गया और उसने कहा, ग्रेटिंग ऑफ द गॉडेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, आप जंगल के क्या हो, महान देवता हो या देवी हो। वी हैव कम टू यू फॉर द ट्रुथ, हम सब आपके पास सच्चाई के लिए आए हैं। टेल अस हाउ इज द थीफ धर्म ऑफ मी, आप हमें बताइए कि यह खजाना है वो किसने चुराया है, या चोरी किसने की है, धर्म ने की है या मैंने की है। ए स्ट्रेंज वॉइस स्पोक आउट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और ट्रंक का मतलब होता है तना। एक अजीब सी आवाज़ आई पेड़ के तने से। धर्म केम वन डे नाइट एंड स्टोल द 2 बॉक्सेस। पीछे से आवाज़ आई कि धर्म एक दिन रात को आया और उसने दोनों बॉक्सेस चुरा लिए। द जज ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू अरेस्ट धर्म। जज ने ऑर्डर दिया कि धर्म को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। धर्म फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीडेड टू मेक हिम पास थ्रू द फायर। नीज का मतलब होता है घुटने एंड प्लीडेड का मतलब वकालत की। धर्म ने अपने घुटने टेक दिए और उसने वकालत की कि आप इसके चारों तरफ क्या करें, आग लगा दीजिए। ही बिलीव दैट गॉड ऑफ फायर, गॉड किस में बिलीव कर, हम सब किस में बिलीव करते हैं, आग के, अग्नि के देवता में बिलीव करते हैं। अग्नि बर्न्स दोज हु स्पीक लाइक, अग्नि उसको जला देती है जो क्या करता है, झूठ बोलता है। ही चूज हिमसेल्फ टू बी पनिश्ड बाय द लॉर्ड ऑफ फायर, वो चाहता था कि उसको किसके द्वारा पनिश किया जाए, अग्नि के देवता के द्वारा पनिश किया जाए। द जज अलाउड धर्म टू प्रोसेस, अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना। धर्म ने उसको इस प्रोसेस की इजाज़त दे दी। ही क्विकली कलेक्टेड सम ड्राई ट्विग्स एंड लिट ए फायर एट द बॉटम ऑफ द पीपल ट्री। उसने कुछ घास थी, सूखी घास थी, वो कलेक्ट की, इकट्ठा की और उसने पेड़ के बॉटम में, पेड़ के नीचे क्या कर दी, आग लगा दी। थिक स्मोक फिल्ड द एयर, कुछ धुआं है वो किस में फैलने लगा, हवा में फैलने लगा। व्हेन धर्म वाज अबाउट टू एंटर द रिंग ऑफ द ट्री सडनली, जब धर्म अपने आप को आग, जहाँ पर आग लगाई थी वहाँ पर ले जाने लगा तो सडनली अचानक ही एक आवाज़ आई। एन ओल्ड मैन रन आउट साउटिंग, एक पुराना आदमी या एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ा हुआ आया और वह चिल्लाया, हेल्प हेल्प, फायर फायर, बचाओ बचाओ, यहाँ पर क्या है, आग है। द जज अंडरस्टूड कपट्स ट्रिक एंड पुट हिम इन प्रिजन। अब जज कपट की स्ट्रिक को, चालाकी को समझ चुका था और उसने उसको, प्रिजन का मतलब होता है जेल, और उसने उसको जेल में डाल दिया। धर्म वेंट होम हैप्पीली, धर्म अपने घर खुशी से चला गया। So students, our second part of reading is complete and now we start our word meaning. So students, let's we start some important word meanings of our chapter. First is throny, THORNY, थ्रोनी। थ्रोनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कांटेदार। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, प्रिकली, PRICKLY। सेकेंड है अपना एंसेंट, ANCIENT, एंसेंट। एंसेंट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्राचीन। इसका सिमिलर वर्ड ओल्ड हो जाएगा। थर्ड है अपना ट्रेजर,
TREASURE, ट्रेजर। हिंदी क्या हो जाएगी ट्रेजर की? खजाना। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फोर्थ है अपना ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी की हिंदी क्या होती है? लालची। टेम्पटेशन रिडन, TEMPTATION, टेम्पटेशन रिडन, RIDDEN, रिडन। फिफ्थ है अपना हॉलो, HOLLOW, हॉलो। हॉलो की हिंदी मीनिंग होती है खोखला। सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ए बिग हॉल। सिक्स्थ है विक्ट, WICKED, विक्ट। विक्ट की हिंदी क्या हो जाएगी? शैतान। और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? कनिंग, CUNNING, कनिंग। सेवेंथ है प्रीटेंडेड, PRETENDED, प्रीटेंडेड। प्रीटेंडेड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? नाटक किया। मेरा फॉल्स एक्सक्यूज, MEDE, मेड, FALSE, फॉल्स एक्सक्यूज, EXCUSE। एट्थ है अपना प्लीडेड, PLEADED, प्लीडेड। प्लीडेड की हिंदी मीनिंग क्या होगी? वकालत की। एंड इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। एंड नाइन्थ है हमारा लास्ट है ट्रिक, TICK, ट्रिक। ट्रिक की हिंदी मीनिंग क्या होगी? छल। और इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? क्राफ्टी प्लान, CRAFTY, क्राफ्टी, PLAN, प्लान। So students, I hope you will understand the second part of reading and its word meanings. Student, its word meaning write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 5 हिमालय। पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के प्राकृतिक गुणों का वर्णन किया है। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिमालय पर्वत के प्राकृतिक गुणों का वर्णन किया है। अडिग खड़ा हिमालय किसी भी प्रकार के आंधी तूफान से विचलित नहीं होता है और अपने प्रण से अडिग है। हिमालय की अद्भुत विशेषताओं के बारे में बताया गया है इस कविता में। अभी हम कविता पढ़ेंगे। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। कवि कह रहा है कि पुराने समय से हिमालय अपने रास्ते में खड़ा हुआ है, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। ऐसा लगता है मानो हिमालय ने प्रण लिया हो कि वह हमेशा यहीं पर स्थिर रहेगा। और जो है हिमालय पर्वत अभी तक अपने प्रण पर अटल है और वह वहीं पर स्थिर है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहे सब अपने पथ पर, कठिनाई और तूफानों में। हिमालय क्या सीख दे रहा है हमें? क्या बता रहा है कि हमें किसी भी आंधी या तूफान से, जीवन में आई हुई मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। अपने पथ पर जो हमने निश्चित किया है उस पर हमेशा डटे रहना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। डिगो ने अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। क्या सीख दे रहा है हिमालय पर्वत हमें? कि हम यदि अपने प्रण पर, अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें तो हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। और जो अपने प्रण पर डटा रहता है वह जीवन में ऊंचा उठ सकता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, अचल मतलब स्थिर, ये कह रहा है जो अपने रास्ते पर अचल या अडिग खड़ा रहता है, लाख मुसीबत आने में, मतलब कोई भी कठिनाइयाँ जीवन में आए, उसके मार्ग में कोई भी कठिनाइयाँ आए और वह अगर अपने पथ पर अडिग रहता है, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, तो संसार में वही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपने पथ पर अडिग रहता है। ये हिमालय पर्वत हमें सीख दे रहा है। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई होगी। अभी मैं शब्दार्थ करा रही हूँ। युग युग से, युगों से या बहुत पुराने समय से। डिगना
हिलना, प्रण प्रतिज्ञा, नभ के तारे छूना, बड़े काम करना। अभी लिखित प्रश्न करते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आपने कविता पढ़ी है और वो समझ में आ गई है। अभी देखो आप प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय कब से अपने पथ पर खड़ा है? 5000 वर्षों से, 100 वर्षों से, या फिर युग युग से? तो यहाँ पर क्या आएगा? युग युग से। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय किससे डरने के लिए नहीं कह रहा है? दुश्मन से, आंधी तूफान से, दोस्त से? तो किससे डरने के लिए नहीं कह रहा तो हिमालय? आंधी तूफान से। अगला प्रश्न है, हम कहाँ के तारे छू सकते हैं? नभ के, जमीन के, या समुद्र के? तो यहाँ पर आएगा नभ के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखो। जिन पंक्तियों में ये भाव दिए गए हैं, कौन से? यदि हम कुछ अच्छा करने का मन में निश्चय कर लें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। ये भाव कौन सी पंक्ति में दिया गया कविता में? वो पंक्तियाँ हमें यहाँ लिखनी है। तो कौन सी पंक्ति में दिया गया है? डिगो ने अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति अनेक मुसीबतें आने पर भी अपने निश्चय को नहीं छोड़ता वह अवश्य सफल होता है। ये भाव किस पंक्ति में दिया गया है? तो ये भाव दिया गया है इस पंक्ति में, अचल खड़ा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। अभी हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हिमालय ने क्या प्रण लिया है? उत्तर होगा, हिमालय ने अपने पथ पर अड़े रहने का प्रण लिया है। अगला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या सीख देता है? उत्तर होगा, हिमालय जीवन में आई मुश्किलों से न घबराने की और अपने पथ पर अडिग रहने की सीख देता है। अगला प्रश्न है, हिमालय कब से कहाँ खड़ा है? उत्तर होगा, हिमालय पुराने समय से अपने पथ पर खड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन ऊंचा हो सकता है और कैसे? उत्तर होगा, जो अपने प्रण पर अडिग रहता है और जीवन में आई मुसीबतों से घबराता नहीं है, वही जीवन में ऊंचा उठ सकता है। अभी लास्ट प्रश्न है, हिमालय को किस बात से सफलता मिली है? उत्तर होगा, हिमालय को अपने पथ पर अडिग रहने और मुसीबतों का सामना करने पर सफलता मिली है। तो बच्चों, ये मैंने पाठ आपको पढ़ाया, इसका अभ्यास कार्य मैंने कराया, कविता पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभ्यास कार्य जो मैंने कराया वो आपको सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है, याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।